अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पीछे हमने एक्सरसाइज को दो पार्ट में सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सेकेंड पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? दर्ज झैल में से हर एक इक्वेशन को तब्दील करें इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को एक ही बारी में आपको बताऊं तो उनका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशंस आपके पास दी गई हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, इन इक्वेशंस को हमने चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ पूरी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो पीछे हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो पीछे हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया, वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व हमने किस तरीके से करना है वो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो आपकी बुक के पेज नंबर 135 पे आपको 6 नंबर पे ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी और वो इक्वेशन है हमारे पास x इंटू कोस एल्फा प्लस वाई इंटू साइन एल्फा इक्वल टू p। अब यहाँ पर आपको बताती चलूँ, ये जो p आपको दिखाई दे रहा है, ये p बेसिकली नॉर्मल है। यहाँ पर नॉर्मल और अब नॉर्मल की बात नहीं हो रही। जब भी मैथ में नॉर्मल की बात होगी, इसका मतलब है वहां पर परपेंडिकुलर के रिलेटेड कोई डिस्कशन चलेगी। तो यहाँ पर ये जो P आपको दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलरी लेंथ है जो इस लाइन से स्टार्ट हो रही है। जो भी हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी, उस लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस है परपेंडिकुलरी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू L इज P। और एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो P आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो डिस्टेंस आएगा, जो लेंथ आएगी, वो आपके पास पॉजिटिव आएगी। ये आपने पॉजिटिव ही लेनी है। तो इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है ये तो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे और वहीं पे सीखेंगे। लेकिन आपको ये मालूम हो गया होगा कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाली फॉर्म या यही वाली इक्वेशन नीचे लिख लेंगे। इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो पहली फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसकी हम हेडिंग यहाँ पर लिख लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये अब हम मालूम करने लगे हैं तो साइड पे इक्वेशन लिख लेते हैं। पीछे हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो भी आपको याद भी होगी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, m यहाँ पर स्लोप है। तो इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो इक्वेशन मैं दोबारा से यहाँ पर लिख लेती हूँ, यानी 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को ध्यान में रख के इसको चेंज करना है। तो इस साइड पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, y। तो इस साइड पे हम क्या करते हैं, ये y वाला टर्म इधर रहने देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये y वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं और ये दोनों टर्म यहीं पे मौजूद रहें। ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम रहने देंगे 2x प्लस 11 इक्वल टू 4y। ये इस साइड पे था माइनस का, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया है, प्लस का हो गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, काफी बार मैंने आपको बताया है, लेकिन
जो बच्चे यहीं से देख रहे हैं उनके लिए है कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास इस तरीके से लिखी हुई है, जैसे 7 इक्वल टू एक्स, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी 4y इक्वल टू 2x प्लस 11। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंगल y चाहिए, ठीक है। तो y का जो कोफिशिएंट है उसके साथ हम या तो दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं जो y के साथ 4 लगा हुआ है उसे हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा y और 4 दूसरी साइड पे जाके हम डिवाइड कर देते हैं। जब 4 डिवाइड होगा तो इन दोनों के साथ जाके अलग-अलग डिवाइड होगा। एक बारी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अलग-अलग लिख दो, यानी ये आएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4। ये कटिंग हो रहा है, 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप देखो तो इस साइड पे आपके पास y है, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताती हूँ कि ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है x के साथ, ये बेसिकली आपके पास m है, और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास c है। इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये m है। तो हमने क्या किया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को चेंज कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसकी हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे पहले। तो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और इक्वेशंस को दोबारा से हम लिख लेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ से देख के लिख लेती हूँ। इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसे मैं कर लेती हूँ ऊपर, ताकि हम आसानी से हल कर पाए। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x डिवाइडेड बाय a। ये यहाँ पर आप लिख लो कि हमें ये चीज मालूम है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल है x डिवाइडेड बाय a एंड y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इस साइड पे हमें 1 लाना है, ठीक है, और यहाँ से ये 11 हमने खत्म करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये 11 दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 11। तो अभी हमें इस साइड पे 1 लाना है, क्योंकि इस साइड पे हमें 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस 11 से डिवाइड करेंगे, और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय माइनस 11 ऑन बोथ साइड। तो अब हम माइनस 11 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कुछ बनेगा यूं, यानी 2x डिवाइडेड बाय माइनस 11, और यहाँ पर आएगा माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 11 इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाय माइनस 11। तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखो तो ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2x डिवाइडेड बाय 11, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल x है और सिंपल y है। तो यहाँ पर हमें ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है और ये जो 4 दिखाई दे रहा है, ये हमने यहाँ से करना है खत्म। तो वो हम कैसे खत्म करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं साइड में बताती हूँ आपको कि अगर हम इसे यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, -2x डिवाइडेड बाय 11 प्लस 4y इक्वल टू 11। अब ये टर्म जो आपको दिखाई दे रही है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये टर्म 11 के नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। या आपको मैं यूं करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या इस तरीके से हो सकता है। जैसे x डिवाइडेड बाय -2 प्लस y इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 4।
अब देखो, अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई होती थी तो हम क्या करते थे, ये जो टर्म है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती थी। लेकिन अगर वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 11, माइनस भी लगा देंगे साथ, -11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो अब हमने कन्वर्ट कर लिया है इस इक्वेशन को किस फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये जो आपको पूरी टर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है ये है आपके पास a, और ये जो पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है ये है आपके पास b। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास वो है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म की मैंने यहाँ पर हेडिंग भी लिख ली और इसे थोड़ा सा ऊपर भी कर लिया है। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखने लगी हूँ फिर से, ताकि आसानी हो कि बार बार ऊपर ना मुझे जाना पड़े। आप चाहे ना भी लिखिएगा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही पेज होगा, उसी से आप देख सकते हो। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो अभी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के बारे में आपको समझाया था तो साथ में नॉर्मल के बारे में भी बताया था। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, तो अब हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म को इस फॉर्म में। ठीक है, तो पहले तो हम ये करते हैं कि इस साइड पे हमारे पास सिर्फ x का फैक्टर रहे और y का फैक्टर रहे, दूसरी जो भी टर्म है उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं 2x। और ये एक बात और मैंने आपको बताई थी कि ये जो p आपको दिखाई दे रहा है ये आपने पॉजिटिव ही रखना है। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, 11 को इसी साइड पे रहने देते हैं, ये दोनों टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 11 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4y। और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -2x प्लस 4y इक्वल टू 11। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और उस मैग्नीट्यूड को पूरी इक्वेशंस के साथ डिवाइड करना है। और वो मैग्नीट्यूड आपके पास होगी ये, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये बात आपको मालूम है ना जर्नल फॉर्म में, कि आपके पास जर्नल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो आपके पास b होता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, या सिंपल आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास -2 और b की वैल्यू है हमारे पास 4। तो वो इसमें हम पुट करते हैं, तो -2 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और इससे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट लगाओगे आप और लिखोगे माइनस और 2 ब्रैकेट क्लोज करोगे और फिर इसका स्क्वायर लोगे और इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ गया है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस, नेक्स्ट हमने 4 का स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और फिर हम स्क्वायर दबा देंगे तो इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 16। यहाँ पर हम लिखेंगे 16। तो इन दोनों को ऐड करना है अब हमने, 16 प्लस 4 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 20।
अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। नहीं तो इस तरह का कैलकुलेटर है आपके पास, तो आप इसी का स्क्वायर रूट ले लो, ऑन दबाओ, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो नंबर था तो मैंने स्क्वायर रूट लिखा और आंसर लिखा, इक्वल दबा दिया, तो आंसर मेरे पास आ गया 2√5। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट आंसर 2√5 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। वो कैसे है कि आपने 20 को फैक्टराइज करना है। इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे आप 20, और 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 10s आर 20, 2 5s आर 10, और 5 1s आर 5। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 एक बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। तो जिसका स्क्वायर है वो वैल्यू बाहर चली जाएगी, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो इधर ही रहेगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम इस मैग्नीट्यूड को पहले हम इस इक्वेशन को नेम भी दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे इस फॉर्म को, तो यहाँ पर उसके लिए हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों तरफ यही वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, साथ में माइनस भी था, प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो अब ये जो 2 है इस 2 से कट जाएगा, और ये भी 2 इसको काट देगा, 2 2s आर 4। ये सिंपल हमारे पास ऐसे रहेगा। तो सिंपल फॉर्म हमारे पास बन गई है माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पर लिख लेती हूँ वही वाली इक्वेशन, मतलब जो हमारे पास थी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म थी हमारे पास x इंटू कोस एल्फा प्लस y इंटू साइन एल्फा इक्वल टू p। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करके इनकी वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको x और y दोनों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास y दिखाई दे रहा है, ये आपके पास x दिखाई दे रहा है। बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, या हम यहाँ पर कहते हैं बाय कंपेयरिंग, जो कोस अल्फा है हमारे पास वो है -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, और जो साइन अल्फा है हमारे पास वो है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पर हमने कोस अल्फा और साइन अल्फा को तो निकाल लिया। यहाँ पर हमने बेसिकली करना क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एक तो p फाइंड आउट करना है, दूसरा यहाँ पर हमने अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पर दोनों का सेम है, तो हम एक ही वैल्यू दोनों की मालूम कर लेंगे। तो p की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली है, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। अब बाकी रह गया है हमारे पास अल्फा। तो अल्फा हमने कैसे निकालना है, वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग टेन अल्फा, यानी कोस और साइन की वैल्यू हमारे पास दी गई है, और ये भी हमें मालूम है कि टेन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है। टेन का फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पर एंगल क्या है अल्फा, तो उसी हिसाब से हम यूज करेंगे टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय कोस की वैल्यू है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पर हम टेन अल्फा ही रहने देंगे। तो इसे अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये वाली पूरी वैल्यू है डिवाइड हो रही, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उलट हो जाएगी। वो कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5
इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कट जाएगा। -1 की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लिखें ना लिखें एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर अहमियत तो माइनस की है, तो ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस साइड पे हमारे पास है 10 अल्फा, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। यहाँ से अब हम अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इधर ही रहेगा, 10 दूसरी साइड पे जाके इनवर्स का बन जाएगा, 10 इनवर्स इंटू -2। तो इसे अब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबाना है और यहाँ पर जो 10 लिखा है उसे दबाना है और 10 इनवर्स आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे -2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल दबाएंगे। तो आंसर जो आया है ना हमारे पास, वो आया है -63.4349 ये एंगल आया है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट कह लें या ये कह लें कि सिंपली आप याद रख लो, एंगल आपने यहाँ पर पॉजिटिव लेके आना है। वो कैसे? अब यहाँ पर देखो, तो आपको कोस अल्फा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात करूं और आपको ड्रा भी करके दिखाती हूँ, यानी ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेटेड देखें तो इसे हम याद करते हैं एड शुगर टू कॉफी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उलट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर 10 और उसका उलट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें कोस और उसका उलट पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर नेगेटिव होती हैं। तो अभी अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और कोस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वाड्रेंट क्या बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, जबकि जो एंगल हमारे पास आया है वो नेगेटिव आया है और उसी हिसाब से जो एंगल लाई कर रहा है वो इस जगह पर है, सपोज कर लो, ठीक है। वो एंगल हमारे पास आया है यहाँ पर, यानी -63.43, ठीक है, ये एंगल आया है हमारे पास। लेकिन जो एंगल हमारे पास आना चाहिए वो आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, वो आना चाहिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास होता है 0, ये होता है 90 और ये होता है 180 और ये होता है 270 और ये होता है हमारे पास 360। तो एंगल को यहाँ पर लाने के लिए हमने क्या करना है, टोटल एंगल हमारे पास क्या है 180, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम 180 में से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इस जगह का आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एंगल को पॉजिटिव करने के लिए 180 आपने 180 में से ये वाली रकम आपने माइनस कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल को पॉजिटिव करने के लिए लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 63.4349। तो अभी हम कैलकुलेटर से निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 63.4349 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 माइनस 63.4349 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 116, यानी 116.56 116.56। तो ये एंगल हमारे पास आ गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये एंगल अब यहाँ
का आ गया है, ठीक है। अब ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई आपके पास 116.56, ठीक है। तो अभी हम हमारी वैल्यूज सारी सेकंड क्वाड्रेंट में थी और एंगल भी अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, ठीक है। तो अभी हम एंगल हमने मालूम कर लिया, पी हमने मालूम कर लिया, तो सिंपल हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो वही हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर हम लिखेंगे कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 116.56 डिग्री, और फिर प्लस लिखेंगे, y लिखेंगे और साइन अल्फा की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू यही आएगी 116.56 डिग्री, और इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमने तीनों इक्वेशंस में इस जनरल फॉर्म को चेंज कर लिया, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर सबसे पहले जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है वो फॉर्म है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसके यहाँ पर हम हेडिंग लिख लेंगे। तो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख ली है, इसके बाद हम यही वाली इक्वेशन एज इट इज नीचे लिख लेंगे। इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, ठीक है। तो वो फॉर्म हम साइड पे लिख लेते हैं और उसको जहन में रखते हुए फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, ये जो c आपको दिखाई दे रहा है ये y इंटरसेप्ट है, m यहाँ पर स्लोप है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस साइड पे हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर दिखाई दे रहा है y का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, y वाला फैक्टर इसी साइड पर रहने देना है, बाकी सारी वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर y का फैक्टर है हमारे पास 7y, तो वो हम यहाँ पर ही रहने देते हैं। 7y इक्वल टू 4x, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 4x, ये इस साइड पे माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास +2। इसके बाद हमें y वाली टर्म सिंगल चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो y के साथ हमें फैक्टर दिखाई दे रहा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये 7 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -4x + 2 डिवाइडेड बाय 7। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसको अलग-अलग पे आप डिवाइड कर दो, वरना आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हो कि दोनों टर्म्स को एक साथ में 7 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कटिंग कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है -4/7, ये है हमारे पास स्लोप यानी m, इसके साथ x मौजूद है, और प्लस के बाद वाली जो रकम आपको दिखाई दे रही है ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट यानी c, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब हम इसकी हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख ली है, फिर से हम अगेन इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे। तो इक्वेशन मैंने फिर से यहाँ पर लिख ली है। अब हम देखते हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती कौन सी है, फिर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो a आपको दिखाई दे रहा है ये x इंटरसेप्ट है और ये जो b दिखाई दे रहा है ये y इंटरसेप्ट है। तो ये साइड पे आप लिख भी सकते हो कि हम ये चीज जानते हैं कि जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है वो इसके इक्वल है। अब हमने करना क्या है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस इक्वेशन को चेंज करना है। अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो इस साइड पे हमारे पास 1 है जबकि इस साइड पे हमारे पास 0 है, और
इस साइड पे देखें तो सिर्फ x का फैक्टर और y का फैक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो x और y वाला फैक्टर है ये इधर ही रहने देते हैं और 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू 2। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो फैक्टर इकट्ठे आ रहे हों तो उनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी 4x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिंपल दोनों के नीचे आप डिवाइड कर दो। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये आ जाएगा इधर 2 और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जहां जहां पे चीजें कटिंग हो रही हैं वो हम कट कर लेंगे, बाकी सिंपल हमारे पास फॉर्म बच जाएगी। तो ये कटिंग हो रही है हमारे पास, 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। ये दोनों आपस में नहीं कट रहे तो ये एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है 2x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, ये 2 2 से कट जाएगा तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो ये फॉर्म अब हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x भी सादा चाहिए और y भी सादा चाहिए और उसकी ओवर में हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में किया, यहाँ पर आपको साइड पे करके दिखा देती हूँ कि ये फैक्टर है अब हमारे पास 2x प्लस 7y डिवाइडेड बाय 2। ऊपर हमें सिंपल x और y रखने के लिए ये जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर वाली रकम के साथ तो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ये वाले फैक्टर नीचे वाली रकम के साथ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर अभी हम देखें तो इस फैक्टर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है 1। तो ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसे नीचे लेके जाएं तो ये 1 के साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इस यहाँ पर y अकेला रखने के लिए यहाँ पर आ जाएगा y और ये 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे वाली टर्म के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरीके से x और y दोनों अलग-अलग हो जाएंगे, यहाँ इनके कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आपको। तो इसे हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसी तरीके से y डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके पास a और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है b और ये हमारे पास 1। तो बिल्कुल हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आई होगी। तो एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास, क्वेश्चन में देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो अब हम नॉर्मल फॉर्म की हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म की मैंने हेडिंग यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद हम फिर से इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन भी मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन किस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, तो जब मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करवाया था तब आपको बताया था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर हम उसकी क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। वो फॉर्म थी हमारे पास, मैं यहाँ नीचे करके लिखने लगी हूँ कि ये बात हमें मालूम है कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x फैक्टर चाहिए और y चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी टर्म होगी उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस इक्वेशन में देखें तो x वाला फैक्टर हमारे पास ये है और y वाला फैक्टर हमारे पास ये है। तो ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पर रहने देते हैं और 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसे हम लिखते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू 2। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि इस साइड पे आपने पॉजिटिव वैल्यू ही लेके आनी है, जैसे हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया।
तो अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, और वो मैग्नीट्यूड क्या थी, वो आपने यहाँ पर लिखना है के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभी हमने फाइंड आउट करना है, फिर हम इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, अगर मैं आपको जर्नल फॉर्म दिखाऊं स्ट्रेट लाइन की, तो वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो x का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपके पास a, और जो y का कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है वो है b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है और b की वैल्यू क्या है। x का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है और y का कोफिशिएंट हमारे पास 7 है, तो उसी हिसाब से a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है हमारे पास 7। तो वो इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल और यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर रूट। a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 7, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 स्क्वायर। तो अब हम इन्हें कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 प्लस 7 का स्क्वायर लेते हैं 7 और स्क्वायर इक्वल दबाएंगे तो आंसर आपके पास आ गया है 49। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, पहले मैं नीचे स्क्वायर रूट लगा लूं। 49 प्लस 16 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 65। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो अभी हमने जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की है वो इक्वेशन नंबर 1 पे हमने डिवाइड करनी है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमने क्या है लिखी है, ये वाली, तो इसके नीचे अब हम डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 प्लस 7y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसके साथ आपके पास सिंपल x है और फिर साथ में कोस अल्फा है, यहाँ पर देखो तो सिंपल y है और साथ में साइन अल्फा है। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे दोनों को, दोनों इक्वेशंस को। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखो सिंपल x है, ठीक है, तो ये x एज इट इज आ जाएगा, तो बाकी यहाँ पर y भी वैसे ही रहेगा, तो बाकी जो टर्म हमारे पास बच जाएगी वो कोस अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगी। तो इसमें हम देखें तो कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास बन रही है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कोस अल्फा इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। फिर हमारे पास आ जाता है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, वो बन रही है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर लूं और फिर आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पर हमने ये जो अल्फा दिखाई दे रहा है, अल्फा ये मालूम करना है, और दूसरा ये जो पी आपको दिखाई दे रहा है ये मालूम करना है। ठीक है, एक्स और वाई तो साथ में रहेंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जब हमने साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे, टेन का फॉर्मूला यूज करके। तो टेन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता था, टेन अल्फा हमारे पास इक्वल था साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा के।
तो यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये पूरा फैक्टर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम उलट हो जाएगी। तो ये रकम हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 स्क्वायर रूट ऑफ 65 से कट जाएगा और सिंपल वैल्यू आपके पास बचेगी। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और सिंपल वैल्यू हमारे पास बचेगी 7 डिवाइडेड बाय 4 और इस साइड पे था हमारे पास 10 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 10 दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा और इस साइड पे लिखेंगे 10 इनवर्स और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साथ में 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे अब हम करते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व। शिफ्ट दबाना है आपने और फिर आपने 10 दबाना है और फिर आपने लिखना है 7 डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, इक्वल दबाना है। तो आंसर आपके पास आ गया है 60.25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू 60.25। तो अल्फा हमने मालूम कर लिया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो हम लेके आए थे, लेकिन साथ में देखा था कोस और साइन अल्फा किस में मौजूद है और एंगल किस में आ रहा है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में कोस अल्फा और साइन अल्फा आ रहा है और एंगल की वैल्यू क्या आई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, ये है आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो इनको हम देखते हैं इस तरीके से, यानी ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अदरवाइज अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में साइन और उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड की बात करें तो टेन और उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ की बात करें तो कोस पॉजिटिव और उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो तमाम वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि कोस और साइन की वैल्यू लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास आया है 60.25। तो इसका मतलब है एंगल भी यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू ठीक आ गई है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में जहां पर अल्फा है वहां पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स, एक्स के साथ था हमारे पास कोस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60.25। फिर हम प्लस लिखेंगे और फिर वाई लिखेंगे। कैसे, ये आपको मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर अभी हमने ये चीजें जो है वो कंपेयर की थी, कंपेयर करके यहाँ पर कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर ये इस वाली इक्वेशन को आपने मद्देनजर रखते हुए कि ये आपके पास था कोस अल्फा साइन अल्फा, उस हिसाब से। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो टोटल बन रही है वो बन रही है हमारे पास y इंटू साइन, फिर अल्फा था और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60.25। ठीक है, और वहीं पे कंपेयर करें तो आप यहाँ पर साथ में भी लिख सकते हो कि यहाँ पर p की वैल्यू आपके पास क्या है। p आपके पास इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं, वैल्यू हमारे पास p की भी आ गई है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया है नॉर्मल फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे कि हमने किस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है किसी इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हमने जिस फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले उसका नेम लिख लेते हैं, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद हम अगेन से यही वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन मैंने लिख ली है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, फिर हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर साइड पे आप लिख सकते हो कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, m यहाँ पर स्लोप है। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे देख के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस साइड पे y वाला फैक्टर दिखाई दे रहा है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे है। तो हम y वाला फैक्टर इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15y इक्वल टू, ये माइनस का 8 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 8x। ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसके बाद हमें y बिल्कुल सिंपल चाहिए, या ऐसा कह लें कि y का वन कोफिशिएंट चाहिए, या y के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई ना हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ये वाला 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो जो चीज कटिंग होती है वो हम काट देते हैं, बाकी सारी चीजें वैसे रहने देते हैं। 8 और 15 ये एक ही टेबल पे नहीं कट रहे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू एक्स, माइनस आएगा, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर हमारे पास है y। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है 8 डिवाइडेड बाय 15, ये है हमारे पास m यानी स्लोप। और ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये है y इंटरसेप्ट यानी c। तो अब हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो नेक्स्ट जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है वो फॉर्म है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म की हेडिंग लिखेंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की हेडिंग मैंने लिख ली है, और साथ में इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इक्वेशन भी मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब हम देखते हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बात हमें मालूम है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। ये है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो आपको a दिखाई दे रहा है ये x इंटरसेप्ट है, ये जो b दिखाई दे रहा है ये y इंटरसेप्ट है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए अब हम कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इस साइड पे अगर हम देखें तो हमें सिर्फ x और y का फैक्टर चाहिए, बाकी जो भी वैल्यू है उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड पे हमें प्लस का 1 चाहिए, तो ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इसे हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी दोनों फैक्टर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वरना हमें फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू, पहले x का फैक्टर लिख लेते हैं। तो x का फैक्टर हमारे पास आएगा 8x माइनस 15y। अभी देखो ये माइनस का 8 था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया है। यहाँ पर ये प्लस का 15 था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 8x माइनस 15y इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशंस का मतलब और मीनिंग दोनों चीजें सेम ही हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहाँ पर 1 लेके आना है। तो 1 लेके आने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ 3। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन जाएगा कुछ ये 8x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 15y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3। तो जो चीजें कटिंग होती हैं वो हम कट कर देंगे और सिंपल नीचे लिख देंगे। तो ये दोनों फैक्टर आपस में नहीं कट रहे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3x माइनस
ये कट रहे हैं आपस में, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 जार 3, तो ये हमारे पास 1। तो ये फैक्टर अब हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो x और y हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसको हमने अकेले करना है, या ये कह लें इसके कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। यहाँ पर x के साथ कोई वैल्यू ना आए, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं साइड पे बताती हूँ आपको कि ये वैल्यू है हमारे पास 8x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5y डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है 1। दूसरी बात यह है कि x के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसे हमने यहाँ से खत्म करना है, तो इसका मतलब है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये नीचे वाले फैक्टर के साथ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर माइनस रहेगा, y यहाँ पर अकेला हो जाएगा, 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये नीचे वाले फैक्टर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर यही वाली वैल्यू लिखते हैं, इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस y डिवाइडेड बाय। एक और बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हमने प्लस लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस जगह पे प्लस लगा देंगे और ये जो माइनस है इसे हम नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको साइड पे ही बताती हूँ ये बात। अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं कि यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा रही हूँ और यहाँ पे माइनस लगा रही हूँ, तो इसका मतलब भी यही है, यानी ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी ये वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर प्लस लगाने का कोई फायदा नहीं है, रहेगी यही वाली रकम, लेकिन क्या बन जाएगी, हमारे पास ये जो टोटली रकम है ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे y डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ जाके जब कंबाइन होगा तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, यही वाली रकम ही आ जाएगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस लगाना है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और 1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे पास a है, और ये जो फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे पास b है। तो हमने क्या किया, एक जर्नल फॉर्म को स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट कर लिया है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो अब हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो इसकी हम यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग के साथ इक्वेशन भी लिख लेते हैं जिसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन मैंने लिख लिया, अब हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसे मैंने ऊपर कर लिया है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, तो वो मैं यहाँ पर करके लिख लेती हूँ ताकि जब हम नीचे भी जाएं तो भी ये हमें नजर आए। तो नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास x इंटू कोस एल्फा प्लस y इंटू साइन एल्फा इक्वल टू p। ठीक है, एल्फा यहाँ पर हमारे पास एंगल है और p हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है या नॉर्मल है टू द लाइन, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन टू द ओरिजिन। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम देखें तो इस साइड पे हमें सिर्फ x फैक्टर और y फैक्टर दिखाई दे रहा है, बाकी सारी टर्म हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर p की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, p यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी दोनों फैक्टर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू x, देखो तो x का फैक्टर यहाँ पर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और y का फैक्टर देखें तो ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x माइनस 15y। अब हमने क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, 8x माइनस 15y इक्वल टू 3। ठीक है,
इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी क्या है, अगर आप जर्नल फॉर्म में देखें स्ट्रेट लाइन की तो वो हमारे पास थी ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है वो a है, y का कोफिशिएंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है b। यहाँ पर हम देखें तो x का कोफिशिएंट हमारे पास है -8, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। और यहाँ पर देखें तो y का कोफिशिएंट है हमारे पास 15, तो वो आ जाएगा हमारे पास b, यानी b इक्वल टू 15। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर आपने इक्वल भी लगाना है, इक्वल लगाएं, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा -8 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर, इक्वल लगाएंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर ले रहे होंगे उस नेगेटिव वैल्यू को आपने ब्रैकेट में लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख के दिखा रही हूँ, ब्रैकेट लगाओगे, माइनस लिखोगे, 8 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप लोग इसका स्क्वायर इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ गया है 64। तो आप यहाँ पर लिखोगे 64 प्लस, फिर हम 15 का स्क्वायर लेंगे, 15 स्क्वायर इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 225। अब हम इन दोनों रकमों को ऐड करेंगे, 225 प्लस 64 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 289। इक्वल लिखेंगे यहाँ पर और ये आ गया है हमारे पास 289। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ही ले लेते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑन का बटन दबा दो, स्क्वायर रूट लिख लो और फिर आंसर दबा दो, यानी कि जो आपका प्रीवियस आंसर था वो इसमें लिखा जाएगा। इक्वल दबाओगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया है 17, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 का हमारे पास 17। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन पे, जिसको मैं नेम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो अब हम 17 को डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन पे, तो उसके लिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 17 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये आ जाएगी हमारे पास 8x डिवाइडेड बाय 17 माइनस 15 y डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 17। यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये इधर शिफ्ट कर देंगे और इस साइड पे हम लिख देंगे प्लस। इक्वेशन हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं जो नॉर्मल फॉर्म है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ जो हमने लिखी थी। नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास चाहिए होता है प्लस, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है इस तरीके से। इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं 8x डिवाइडेड बाय 17, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 15y डिवाइडेड बाय -17 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 17। तो अब हमने क्या करना है, उस इक्वेशन से हमने कंपेयर करना है, यानी इस इक्वेशन से हमने कंपेयर करना है। इसे मैं दोबारा नीचे लिख लेती हूँ ताकि आसानी से हम इसे देख सकें। तो ये इक्वेशन मैंने नीचे लिख लिया है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं बाय कंपेयरिंग। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x मौजूद है और x के साथ वाली वैल्यू है हमारे पास कोस अल्फा, यहाँ पर y मौजूद है और y के साथ है साइन अल्फा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, कोस अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर मैं साइन अल्फा भी लिख लेती हूँ। इसके बाद देखें तो कोस अल्फा की वैल्यू अब हमारे पास बनेगी 8 डिवाइडेड बाय 17, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 17। और साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है 15 डिवाइडेड बाय -17। तो उस हिसाब से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माइनस हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, -15 डिवाइडेड बाय 17। और इसी वैल्यू को कंपेयर करें तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है p, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि p इक्वल है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय
17। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने मालूम करना है कि अल्फा क्या है। पी तो हमने मालूम कर लिया, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये अल्फा मालूम करेंगे। अब हम यहाँ पर अल्फा मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फा और कोस अल्फा को यूज करेंगे। टेन अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टेन अल्फा इक्वल है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 17। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 17 से कट जाएगा, सिंपल हमारे पास बचा है -15 डिवाइडेड बाय 8। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं -15 डिवाइडेड बाय 8 और ये वैल्यू थी हमारे पास 10 अल्फा की। तो यहाँ पर अब हम सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम इसे कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। इसके लिए आप शिफ्ट दबाओगे और 10 लिखोगे और फिर ये वैल्यू लिखोगे -15 डिवाइडेड बाय 8 और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास आ गया है -61.92। तो इसके लिए या 92, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -60.92। तो ये एंगल हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं कि जो साइन कोस है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फिर अल्फा की वैल्यू हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आई है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको इसकी रेशियोज को याद रखने के लिए कहाँ पर पॉजिटिव होती हैं वो हम यूज करते हैं, एड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उलट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और उसका उलट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका उलट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो अगर हम देखें तो कोस यहाँ पर पॉजिटिव है और साइन हमारे पास नेगेटिव है, तो इस हिसाब से हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास। और उसकी वैल्यू जो एंगल आया है हमारे पास वो क्या आया है उसे भी हम देख लेते हैं। एंगल हमारे पास आया है -60। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो -60 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन ये आंसर जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है क्लॉकवाइज। अगर हम इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज देखें तो उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी ये, और वो वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, अगर हम देखें ये वाला एंगल हमने मालूम करना है तो हम टोटल एंगल कितने होते हैं, या यहाँ पर अगर हम देखें किस तरीके से मेंशन करते हैं हम एंगल को, ये एंगल हमारे पास 0 होता है, ये हमारे पास 90 होता है, ये हमारे पास होता है 180 और ये हमारे पास होता है 270 और यहाँ पर अगेन से आता है हमारे पास 360। तो इस एंगल को यानी अगर हम इधर से इधर मालूम करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एंगल हमारे पास है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, जो एंगल हमारे पास आया है उसको माइनस कर देंगे तो वो वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी, हम 360 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, या आप ये कह दो कि 360 में हम -60.98 को ऐड कर देंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60.92 डिग्री। तो अभी हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारे पास -60.92 ही आई है, लेकिन साथ में 2 फैक्टर और लिख लेते हैं हम, या 2 डिजिट और हम साथ में लिख लेते हैं, यानी 92 के बाद है 75, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 75 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पर हम नीचे भी लिख लेते हैं 70। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इससे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम पीछे कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 360 प्लस आंसर, क्योंकि आंसर माइनस में आया था इसलिए उसको प्लस कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो आंसर हमारे पास आ गया है 298.072। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 298.072 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, अल्फा की वैल्यू आ गई है। अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो आपको किसी भी, यानी कि अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है तो इसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से अल्फा को, ठीक है। और अगर आपके पास आंसर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 360, यानी कि माइनस जो भी है आपके पास अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू में आपको उसको माइनस करना पड़ेगा तो आपके पास वो आंसर आएगा। सिंपल, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और दूसरा आपको मैं फिर से बता देती हूँ, कोस और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर रही है, जबकि आंसर भी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, लेकिन वो एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी हम एंगल को मैयर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मैयर करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमें ये करना पड़ा, ठीक है। को टर्मिनल एंगल इसका निकालना पड़ा हमें। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है और पी की वैल्यू भी मालूम कर ली है, तो अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स कोस अल्फा की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 298.072 डिग्री, प्लस साथ में y आएगा, y साइन अल्फा की वैल्यू है 298.072 इक्वल के इस साइड पे आएगा p की वैल्यू, जो कि p की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये। तो p की वैल्यू आई है हमारे पास 3/17। तो हमने इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दी गई थी उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झैल में हर एक में मालूम करें या चेक करें वेदर द टू लाइंस आर, आया के दो लाइनें हैं क्या, पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। हमने इस पूरी स्टेटमेंट में क्या करना है, दो लाइंस दी गई हैं हमारे पास, बेसिकली दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं हमारे पास, और उन दोनों इक्वेशंस को हमने यूज करते हुए बताना है कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट की हद तक आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट अभी आपको पता चल गया होगा कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं। बेसिकली दो लाइंस पैरेलल इस तरीके की आपको दिखाई देंगी, उनका हर जगह से डिस्टेंस आपस में आपको बराबर दिखाई देगा, तो वो लाइंस पैरेलल होंगी। दूसरा हमने ये चीज नोट की कि दो लाइंस के पैरेलल होने का मतलब क्या है। दो लाइंस के पैरेलल का होने का मतलब ये है कि दोनों के स्लोप्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर फुलफिल करनी है। दूसरी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ये कंडीशन थी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है तो इसका मतलब वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और इसको चेक हम कैसे करेंगे, अगर हम इनको चेक करते हैं स्लोप्स के रिलेटेड, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अगर हम इस दो लाइंस के स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आंसर अगर हमारे पास आ जाए -1, तो इसका मतलब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं आती तो इसका मतलब वो
ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम किस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से आप कंपेयर करके m की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी इन इक्वेशंस को आप चेंज कर लो इसमें। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में सीख लिया है कि किसी भी इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका, और वो तरीका इजी भी है, जो आपकी बुक ने मेंशन किया है, वो आपकी बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ वो तरीका क्या है। आपकी बुक के पेज नंबर 137 पे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म जनरल लीनियर इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। अब वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके की लिखी होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर 136 पे। ये देखें, एक इक्वेशन हमारे पास लाइन की या स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखी होती है, इस तरीके से। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारे पास ax, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो a आपको दिखाई दे रहा है ये x का कोफिशिएंट है, ये जो b आपको दिखाई दे रहा है ये y का कोफिशिएंट है, c यहाँ पर आपको एज अ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो a b c ये तीनों कांस्टेंट है, लेकिन ये जो a और b है ये 0 नहीं हो सकते एट अ टाइम। ये बात भी आपने याद रखनी है, यानी अगर ये एट अ टाइम पे 0 होंगे, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये है आपके पास जनरल फॉर्म। यहाँ पर आपने सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है कि ये जो a है ये x का कोफिशिएंट है, ये जो b आपको दिखाई दे रहा है ये y का कोफिशिएंट है, और ये जो c आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है। a b c तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक बात याद रख लेनी है, a और b दोनों एक ही टाइम पे 0 नहीं हो सकते। कभी a 0 हो सकता है, b मौजूद होगा, और कभी b 0 हो सकता है तो a मौजूद होगा। अगर देखो इनमें से अगर आप 0 करते हो तो एट अ टाइम पे 0 करते हो तो ये भी टर्म 0 तो ये भी टर्म 0, तो आपके पास पीछे c बच जाएगा। ये किसी की भी इक्वेशन नहीं है, बेसिकली ये एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसे आपने याद रख लेना है। ये मैं सारी चीजें हटा के फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको आपने याद कर लेना है। इसी तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इस इक्वेशंस को हम किस तरीके से इससे स्लोप निकाल सकते हैं। तो पेज नंबर, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, आपके पेज नंबर 137 पे यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप इतनी चीज याद कर लेते हो, m इक्वल टू a ओवर b, ठीक है। जनरल फॉर्म से a डिवाइडेड बाय b, साथ में माइनस भी आएगा, तो आप बड़ी आसानी से स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। a यहाँ पर क्या है, a हमारे पास कोफिशिएंट है x का, और b यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, और ये आपके पास c है, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर आप याद कर लोगे तो बड़ी आसानी से आप किसी भी लाइन का स्लोप जो है वो मालूम कर लोगे, अगर वो इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे आप ये वाली कंफ्यूजन से भी दूर होते जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम चीजों को बड़े बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये जो इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं, ये लाइंस की इक्वेशंस हैं, स्ट्रेट लाइन की। तो इन लाइंस को हमने अब बताना है कि ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या पैरेलल और परपेंडिकुलर में से कोई भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाली इक्वेशंस एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके स्लोप्स मालूम करने हैं। और स्लोप हम कैसे मालूम करेंगे,
जो तरीका आपकी बुक पे मेंशन है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को समझाते हुए बताया था, वो हम यूज करेंगे। तो जनरल फॉर्म हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास जर्नल फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास a है, और ये जो y के साथ कोफिशिएंट फिलहाल यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास b है, और ये जो टोटली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास c है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास -3। तो c की वैल्यू वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने स्लोप निकालना है, तो ये एक लाइन है तो इसके स्लोप को हम बोल देते हैं m बोल देते हैं अभी तो। इस ये फॉर्मूला किसके इक्वल था, -a डिवाइडेड बाय b के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, और ये स्लोप हमारे पास पहली लाइन का है तो इसे हम बोल देते हैं m1। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय, और b की वैल्यू है हमारे पास 1। तो वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसे नीचे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। एक स्लोप हमने मालूम कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्लोप मालूम करेंगे। तो यहाँ सेंटर में मैं लाइन लगा लेती हूँ। तो सेंटर में मैंने लाइन लगा लिया। अब सेम यही तरीकाकार हम इसमें करने लगे हैं। तो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास a क्या है, ये हमारे पास a है, और ये जो y के साथ वाली वैल्यू या कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास b है, और ये पूरा आपके पास क्या है, c है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज मेंशन करते हैं और फिर हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, m इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय b। और ये स्लोप सेकंड लाइन का सपोज कर लेते हैं, तो इसके स्लोप को हम बोल देते हैं m2। और यहाँ पर a की वैल्यू माइनस क्या, माइनस का माइनस एज इट इज आएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कटिंग हो रहे हैं 2 के टेबल पे। तो 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो आंसर आपके पास क्या आ गया है -2। m2 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है -2। तो इन दोनों को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है कि दोनों का स्लोप आपस में क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से ये दोनों लाइंस आपस में क्या हुई, पैरेलल। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये एज अ m1 इक्वल टू m2 सो द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं वो आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में हमने दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशंस को हमने बताना है, उन लाइंस को हमने बताना है कि वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही दोनों इक्वेशंस यहाँ नीचे लिख लेंगे। इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ। जर्नल फॉर्म वो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट है, b यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट है, और c हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से, इस लाइन से अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसे क्या करते हैं, इसे प्रॉपर जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे कि इस साइड पे हमें पूरा पहले x का फैक्टर चाहिए, फिर y का फैक्टर चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम इस साइड पे ये वाली एक रकम है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, इधर ये प्लस की है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस की टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0, और यहाँ पर हमारे पास है 2x, तो 3y को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -3y प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई रकम इस तरीके से लिखी हो, यानी 7 इक्वल टू एक्स, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है। इसको भी हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, यानी 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 हमारे पास a है और b हमारे पास माइनस 3 है और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, c है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो a किसके इक्वल है हमारे पास, a इक्वल है 2 के, b इक्वल है हमारे पास -3 के और c इक्वल है हमारे पास 5 के। एक स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म है उसमें अगर हमने स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और वो फॉर्मूला था हमारे पास m इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये पहली लाइन का स्लोप है तो इसे हम बोल देते हैं m1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय, और b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर हमारे पास आ गया है 2/3। तो पहली लाइन का हमने स्लोप मालूम कर लिया है। इधर हम लगाते हैं सेंटर में लाइन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, यानी ये देखें, पहले x का फैक्टर है, फिर y का फैक्टर है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम सिंपली a, b और c की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास -8। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास -a डिवाइडेड बाय b। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हम स्लोप लिखेंगे। ये सेकेंड लाइन का स्लोप है तो इसे हम बोल देते हैं m2, क्योंकि इन दोनों स्लोप्स को हमने आपस में डिफरेंट करना है कि ये एक लाइन का स्लोप है, ये दूसरी लाइन का स्लोप है, तो इसलिए हमें इसको लिखना पड़ा m2। तो a की वैल्यू है हमारे पास 3, माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय, और b की वैल्यू है हमारे पास 2, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो ये m2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, यानी सेकंड लाइन का स्लोप भी हमने मालूम कर लिया। अगर दोनों स्लोप हमें मालूम हो गए हैं तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अगर हम इन दोनों के स्लोप को देखें तो ये दोनों स्लोप आपस में बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये वाला जो स्लोप हमें दिखाई दे रहा है m1 का, इसमें वैल्यू है 2/3, और जबकि ये स्लोप हमें दिखाई दे रहा है ये है -3/2। तो दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। फिर क्या है, इन दोनों स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर अभी हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं स्लोप 1 और 2 को, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं m1 मल्टीप्लाई बाय m2 और इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर m1 की वैल्यू है हमारे पास 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे m2 के साथ और उसकी वैल्यू है हमारे पास -3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3/2। तो ये अब क्या है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कटिंग हो रहा है, यानी ये 2 इस 2 से कट रहा है तो 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ये इस 3 से कट रहा है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। तो दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया है -1। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एज m1 multiplied by m2 equal to -1, so lines are perpendicular to each other। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, बेसिकली ये लाइंस हैं हमारे पास। इन लाइंस को हमने बताना है कि ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाली दोनों लाइंस नीचे लिखेंगे। तो दोनों लाइंस मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, उसके साथ कंपेयर करके तो हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर स्लोप के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन देखें तो ये जर्नल फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है कि पहले x का फैक्टर नहीं लिखा हुआ, पहले y का फैक्टर लिखा हुआ। तो इसे हम क्या करते हैं, तरतीब से लिख लेते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जर्नल फॉर्म में लिखी हुई है, सिर्फ तरतीब चेंज थी, वरना ये जर्नल फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं। a हमारे पास इक्वल है 2k और b इक्वल है हमारे पास 4k और c इक्वल है हमारे पास माइनस 1k। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है जनरल फॉर्म के लिए, वो है हमारे पास m इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई b। तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज। तो a की है वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम माइनस एज इट इज लगाएंगे और 2 आएगा डिवाइडेड बाय, और b की वैल्यू है हमारे पास 4। इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अब ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, यानी 2 पे कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, तो माइनस 7 आएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया है हमारे पास स्लोप, और इस वाली लाइन के स्लोप को हम बोल देते हैं m1, जैसे कि हमने पिछले दो पार्ट्स में किया। अब m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हम सेंटर में लाइन लगाते हैं। तो लाइन मैंने यहाँ पर लगा ली। अब दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं वो जर्नल फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। तो ये इक्वेशन हमारे पास जर्नल फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि पहले x लिखा हुआ है, x का फैक्टर लिखा हुआ है, फिर y का फैक्टर और फिर कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2, और स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास m इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय b। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और इसके स्लोप को हम नेम दे देंगे m2 का, क्योंकि हम ये दूसरी लाइन का स्लोप मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस एज इट इज आएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और सिंपल हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अब हमने बताना है ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो जो चीज़ अभी हमें दिखने में नज़र आ रही है वो तो ये है कि दोनों स्लोप आपस में बराबर नहीं है, यानी m1 इज नॉट इक्वल टू m2। तो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। m1 को मल्टीप्लाई करते हैं m2 के साथ, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, तो क्या आंसर आता है वो देख लेते हैं। m1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकम को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 ही आएगा हमारे पास, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर m1 को हमने मल्टीप्लाई किया m2 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्लोप्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, ना ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम लिखेंगे एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 multiplied by m2 is not equal to minus 1. So the lines are neither parallel nor perpendicular to each other. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 11 आपको कंप्लीट समझ में आया होगा।